दिल्ली से बिहार तक अकेली पड़ी कांग्रेस। दिल्ली में टीएमसी, शिवसेना, यूपीटी का कांग्रेस से किनारा, तो बिहार में तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव तक ही गठबंधन होने का दावा कर दिया। दिल्ली बीजेपी की बैठक में जेपी नड्डा ने टिकट मांगने वाले नेताओं को दी नसीहत। सूत्रों के मुताबिक नड्डा ने टिकट ना मिलने पर निर्दलीय लड़ने के बजाय एकजुट होकर लड़ने की सलाह दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखाड़ों का दौरा कर साधु संतों से मुलाकात की, सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा की। धनबाद में एक कंपनी के कर्मचारियों और इलाके के लोगों में जमीन विवाद में झड़प हो गई। गोलीबारी, बमों की आवाज से थर्राया पूरा इलाका। हालात काबू करने पहुंचे डीएसपी जख्मी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में पावर प्लांट में गिरी चिमनी, मलबे में दबने से 4 मजदूरों की मौत। कर्मचारियों का आरोप, जर्जर हालात में थी चिमनी। संभल में 1978 के दंगों की जांच की तैयारी, सरकार की तरफ से मांगी गई फाइल। जांच की सुगबुगाहट शुरू होते ही दंगे के आरोपियों की नींद गायब। दिल्ली दंगा केस के आरोपी उमर खालिद और उसके पिता पर बांग्लादेशी घुसपैठियों से धरना प्रदर्शन करवाने का आरोप। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस बोली, घुसपैठियों को शाहीन बाग और जाफराबाद ले जाया गया था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी आग हॉलीवुड तक फैली। लॉस एंजलिस में जले कई सेलिब्रिटीज के घर, कई स्टूडियो पर भी खतरा। ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को भी दिखाई हरी झंडी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भगदड़ से 6 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत। दर्शन के लिए टोकन लेने के दौरान मची भगदड़। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर दुख जाहिर किया। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 9 साल से तो हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार है, बीच में बसपा भाजपा की सरकार बनी, तब ये एहसास क्यों नहीं हुआ? जाटों को घर में नहीं घुसने देते थे, गालियां देते हैं, देशद्रोही कहते हैं। हमारे जाट सैनिकों ने पाकिस्तान पे जाके वहां पे दुश्मनों को मारा था और ये उन्हीं के ऊपर में सवाल उठाता था अरविंद केजरीवाल। के बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पे क्लैरिटी हो। और एक बहुत बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। 16 वैज्ञानिकों के अपहरण होने का मामला सामने आ रहा है। कहा जा रहा है ये सारे परमाणु वैज्ञानिक हैं। पाकिस्तान के 16 वैज्ञानिक तालिबान के कब्जे में है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के 16 न्यूक्लियर साइंटिस्ट बताया जा रहा है। इनमें से कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं। ये टीटीपी के कब्जे में है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया गया। इसके लेकर कुछ और डिटेल्स अगर हमारे पास आएंगी हम आप तक जारी करेंगे। लेकिन संबल को लेकर जो योगी आदित्यनाथ ने कल बात कही थी, एक शब्द का इस्तेमाल किया था योगी आदित्यनाथ ने कि सर्जरी होगी, और आज 1978 की फाइल खोलने का ऐलान भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा चुका है। तो क्या मैं ये मानूं योगी आदित्यनाथ ने अपने कहे अनुसार सर्जरी शुरू कर दी है? उन्नीस सौ 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया। 9 साल से तो हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार है, बीच में बसपा भाजपा की सरकार बनी, तब ये एहसास क्यों नहीं हुआ? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंध करके हत्या होती है। आज की डेट में आप तो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के काम निपटा लीजिए, कानून व्यवस्था अच्छी कर लीजिए। याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है।
तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों रूठा। मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। साहब ईमानदारी से बताइएगा, आपको पता है 1978 के नरसंहार के बारे में? दिल पर हाथ रखकर सच बोलिएगा, आपको पता है? क्योंकि अगर मैं सच कहूं, मुझे नहीं पता था 1978 के नरसंहार के बारे में, जिसमें आंकड़ा है 180 से ज्यादा हिंदुओं को मार दिया गया था। 1978 मतलब ये कश्मीर जैसा खौफनाक नरसंहार, कश्मीर से भी भयावह, कश्मीर जैसा खौफनाक नरसंहार, या 1984 जितना भयावह नरसंहार, ये संभल का नरसंहार पता ही नहीं है। किसको पता है? हम किसी को पता ही नहीं है। 1978 मतलब एक शब्द होता है ना, सेकुलर सुपारी। ये सच की सेकुलर सुपारी ऐसी कि इसके सच को ये कुछ दरबारी इतिहासकारों ने कहीं दबा कर रख दिया, आपको पता ही नहीं लगने दिया जाता है साहब। 180 से ज्यादा हिंदुओं को मार दिया गया। संभल का सच सोचिए, 46 साल पहले हुआ एक हिंदू नरसंहार के बारे में देश में कितनों को पता है साहब? लेकिन अब पता चलेगा, अब तो पता चलेगा, अब तो फाइल खुलेगी साहब। योगी खोलेंगे संभल फाइल्स, जब 46 साल पहले हुए संभल दंगे की फाइल खुलेगी और देश को पता चलेगा कि 184 का हत्यारा किसका दुलारा, किसने बचाया, क्यों बचाया, तब क्या हुआ था, कैसे मरे थे 184 हिंदू, कितनों को जलाया, किसने जलाया, कितनी एफआईआर दर्ज हुई, कितनों को सजा हुई, कितनों को बचाया, किसने बचाया। अब खुलेगी संभल फाइल्स। कई लोगों की नींद उड़ने वाली हो सकती है। मतलब जिस देश में क्या होता है ना, 2002 के गुजरात दंगों की याद तो बहुत दिलाई जाती है, जिसमें मतलब प्रधानमंत्री, अब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, फिर भी गुजरात दंगे की रट लगाई जाती है ना। मैं आज फिर दावे के साथ कह सकता हूं, मेरी तरह आपको भी नहीं पता होगा, दिल्ली से कितना 160 किलोमीटर दूर साहब, ये 160 किलोमीटर दूर संभल में 46 साल पहले कश्मीर जितना भयावह, खौफनाक, खतरनाक नरसंहार हुआ था। हिंदू नरसंहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस दंगे में ना ये 2, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100 नहीं, 150 नहीं, एक तरफा, मतलब एक तरफा सफाया 184 हिंदुओं की हत्या हुई थी। आपको पता था? आपको पता है कि इसी हिंदू विरोधी दंगे की वजह से कहा जाता है कि हमेशा के लिए संभल की ना डेमोग्राफी, हमेशा के लिए डेमोग्राफी बदल गई, हमेशा के लिए। हिंदू कहां से कहां पहुंच गए, मुसलमान कहां से कहां पहुंच गए। ये फैक्ट्स है साहब, ये हार्ड फैक्ट्स हैं। हैरानी की बात है कि जिस तरह कश्मीर में हजारों हिंदुओं के नरसंहार के बाद भी, मतलब ना, एक भी हत्यारे को आप अपना सर पकड़ लेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा, सर पकड़ लेंगे आज, आप अपना माथा पीटेंगे। कश्मीर में एक भी हत्यारे को सजा नहीं हुई ना। संभल में भी हिंदुओं को जिंदा जलाने वालों को, हिंदू महिलाओं से बलात्कार करने वालों को, हिंदुओं की घर दुकानों में आग लगाने वालों को, किसी दंगाई को सजा नहीं हुई साहब। योगी ने फाइल खोल दिया, अब खुलेगी फाइल। लेकिन देश को जो सूडो सेकुलर इकोसिस्टम, सूडो मतलब छद्म, मतलब नकली, फर्जी, इस सेकुलर तो असली सेकुलरिज्म तो ये है साहब जो योगी आदित्यनाथ ने फाइल खोली है, वो असली सेकुलरिज्म है। लेकिन इसलिए मैंने शब्द का इस्तेमाल किया सूडो सेकुलर, मतलब फर्जी, छद्म। सूडो सेकुलर इकोसिस्टम कश्मीर में हिंदू नरसंहार की तरह 46 साल से 1978 के हिंदू विरोधी दंगों को दबाकर बैठा था। उसके लिए बुरी खबर यह है कि योगी सरकार संभल फाइल्स को फिर से खोलने जा रही है। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा था, क्या कहा था उन्होंने, कि पुराने से पुराने जख्म का इलाज करने के लिए सर्जरी होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ ने कहा। उनके एक एक शब्द को कोट अनकोट मैं बोल रहा हूं, ये उन्होंने पोस्ट भी किया। पुराने से पुराने जख्म का इलाज करने के लिए सर्जरी होती है और सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। कल सर्जरी का ऐलान, आज शायद शुरू हो गया काम। आज ही खबर आई कि योगी सरकार ने 1978 में संभल नरसंहार को लेकर प्रशासन से जानकारी मांग ली है। मतलब योगी के शब्दों में अगर कहें तो क्या हम कह सकते हैं कि सर्जरी शुरू हो गई है? इसका मतलब यह है कि यूपी पुलिस ने 46 साल पहले
संभल में हिंदू नरसंहार को लेकर जानकारियां, तथ्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। कई सफेदपोश, कई बड़े बड़े लोग, कई दंगाइयों की नींद भी उड़ सकती है। किसने बचाया, कौन बचाया, 1984 का हत्यारा किसका दुलारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संभल के इसी दंगे का जिक्र किया था विधानसभा में। आप जानते हैं, उन्होंने कहा कि संभल में 1947 से लेकर अब तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। संभल पूरा एपिसेंटर संभल। 1978 को हुई हिंसा में 184 हिंदुओं के मारे जाने के बाद हिंदुओं ने संभल छोड़ना शुरू कर दिया। पलायन। अब जो मंदिर मिल रहे हैं ना जगह जगह, मंदिर, कूप, कुएं, देवी देवताओं की मूर्ति, ये सब दबा दिया गया। मंदिरों में कोई पूजा करने वाला नहीं बचा इस दंगे के बाद। तो पता तो लगे कौन दंगा, किसने दंगा किया, कितने दंगाई थे। संभल में ये हिंदू विरोधी हिंसा, तारीख सुनिए, 29 मार्च 1978 को हुई थी। होली का दिन था ये। होली का दिन 29 मार्च 1978। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर मुस्लिम लीग के एक नेता ने इस दिन हिंदुओं की दुकानें बंद कराने की कोशिश की, और जब हिंदुओं की ओर से इसका विरोध हुआ तो दंगे भड़क गए। इसके बाद दंगाइयों ने एक साथ 24 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। 24 हिंदुओं को। फिर गांव जा रहे 160 लोगों को रास्ते में मार दिया, काट दिया। हिंदू महिलाओं, बेटियों को घर से उठा लिया गया। कश्मीर से भी खौफनाक है साहब ये संभल में जो कुछ हुआ। पीड़ितों के मुताबिक उस वक्त संभल के डीएम थे फरहत अली। ये पीड़ितों की जुबानी में बता रहा हूं, फरहत अली डीएम। अब उनका आरोप है, पीड़ितों का आरोप है साहब कि जब पीड़ित हिंदुओं ने डीएम फरहत अली का घेराव किया तब जाकर पुलिस ने दखल दिया। पीड़ितों के मुताबिक 1978 हिंसा में, संभल हिंसा के वक्त हालात इतने बदतर थे, सुनते रहिए कहानी, इतने बदतर थे, 2 महीने तक जंगलों में हिंदुओं के शव मिलते रहे। अधिकतर हिंदुओं ने कपड़े के पुतले बनाकर अपनों का अंतिम संस्कार किया। वो पीड़ा, उस कष्ट को महसूस कीजिए। इस दंगे के बाद यहां से 200 से ज्यादा हिंदू परिवार पलायन कर गए। तो क्या हुआ, किसकी हिम्मत वहां रहे। इसके बाद यहां पर मंदिरों पर कब्जा हो गया, कुएं जो है पाट दिए गए और बावड़ियां मिट्टी से भर दी गई, मंदिर, ये सारी चीजें। संभल में लगातार हिंदू विरोधी हिंसा की वजह से आप समझिए डेमोग्राफी बदलती गई। अच्छा, ये आंकड़े आप आज इसका आप स्क्रीनशॉट, ग्रैब, फोटो खींच लीजिए, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। हिंदू 45% थे 47 में, 15% रह गए। 45 से 15। मुस्लिम भाई 1947 में 55%, 85, आप समझिए 55 से 85 और 45 से 15। हिंदू 45 से 15 और मुस्लिम 55 से 85। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी, किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी? क्या हुआ? क्या ये दंगा डेमोग्राफी बदलने के मकसद से ही कराया गया? हमें नहीं पता, ये जांच में सामने आएगा साहब। मगर ये आंकड़े 45 से 15, 55 से 85 मुस्लिम। 1978 में हुए संभल दंगों की कहानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सुनाई थी। योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि दंगाइयों को उधार दिए पैसे वापस ना देने पड़े, इसलिए उन्होंने दंगों के वक्त एक व्यापारी और उसके घर में शरण लेने आए हिंदुओं के पहले हाथ काटे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया। हिंदुओं के पहले हाथ काटे, फिर पैर काटे, फिर सभी का बेरहमी से गला रेत दिया। वैसे ये बात करते हुए दिलबर नेगी याद आता है। ये नाम तो सुना ही होगा ना आपने, दिलबर नेगी। दिल्ली दंगा, उत्तराखंड का लड़का, मिठाई की दुकान, हाथ पैर काटकर जिंदा जला दिया था दिल्ली दंगों में। और कुछ इसी तरह की कहानी संभल में भी हुई थी, लेकिन संभल को याद ही नहीं करना चाह रहा। लेकिन अब तो फाइल खुलेगी, सुनिए योगी आदित्यनाथ को। उत्तर में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था। और 184 हिंदू मारे गए थे वहां, 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे।
और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू। 1978 में जो दंगा हुआ था महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी? एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और इस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता है नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। और इस चीज को ध्यान रखिएगा, कुछ लोग हिंदुओं को बांटने की कोशिश करते हैं ना, हिंदुओं के टुकड़े टुकड़े, हिंदुओं का बंटवारा, SC ST OBC ये वो PDA। जब दंगाइयों ने हिंदुओं को मारा, काटा, जलाया, इन्होंने कोई फर्क नहीं किया था। इसमें SC भी थे, SC भी थे, PDA के P भी, D भी, पिछड़ा, दलित, A को छोड़कर सब, कोई फर्क नहीं किया था। कहा जाता है कि 1978 के दंगों के बाद से ही समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क मुसलमानों के हीरो बन गए। कहा जाता है कि 1978 के दंगों के बाद हरिहर मंदिर कहे जा रहे जामा मस्जिद में हिंदुओं का प्रवेश बंद करा दिया गया था। पीड़ित आरोप लगाते हैं साहब कि बर्क के दबाव में ही दंगों के गवाह रहे कई परिवार घर छोड़कर चले गए, 45 से 10-12 रह गए थे, ऐसा दावा है। इसकी वजह से दंगाइयों को कभी सजा नहीं मिल पाई। लेकिन अब योगी सरकार संबल फाइल्स खोलने जा रही है और इससे कई लोगों की तकलीफ, पीड़ा, कष्ट बढ़ने वाली हो सकती है, क्योंकि 1978 के संबल दंगों में दोषियों को सजा इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि कई गवाह डर या दबाव में गवाही देने नहीं आए। लेकिन योगी सरकार में दंगाइयों के तो बुरे दिन हैं और दंगों के पीड़ित खुद सामने आकर सच बता रहे हैं। खुद सुनिए। मम्मी पापा मेरे बताते हैं, मैं तो एक जन्म मेरा हुआ उस दिन है, वो बताते हैं 45-46 लोगों का हमारा परिवार था यहाँ पर, मकान थे हमारे, ये सब लोग यहाँ थे और सब धीरे धीरे सब पालन सबने करा या चले गए या क्या कारण बना, वही कारण इस पर रही। परिस्थितियां ऐसी आ गई, नाजुक बन गई कि क्या रहता, कोई डरा धमकाया गया, यहाँ रहना लुप्त हो गया। उस दिन ये संबल सुलग रहा था और कर्फ्यू का माहौल था। मेरा एक भाई भी था, वो यहाँ पर घेर लिया गया था, तहसील में उसको बंद कर लिया गया था। और लेकिन वही है कि बलवा ज्यादा हुआ तो परिवार अपना सेव करना, उस टाइम हिंदू परिवार छोटे परिवार हुआ करते थे, बड़े बूढ़े सब डरते थे। इतना आतंक था यहाँ पर, आतंक ही रहा, यहाँ आतंकवाद है और आतंकवाद रहा है। 78 में जब ये दंगे हुए थे संभल में, तब तो जनसंघ की सरकार थी ना, जनता पार्टी की सरकार थी ना। यही लोग तो जो आज जांच कराने जा रहे हैं सत्ता में थे। लगभग 8-9 साल से तो हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार है, बीच में बसपा भाजपा की सरकार बनी, तब ये एहसास क्यों नहीं हुआ? और बात करेंगे दिल्ली चुनावों की। सवाल ये कि क्या कथित कट्टर ईमानदार छवि पर भारतीय जनता पार्टी का ये शीश महल का मुद्दा करप्शन का टैग लगाने में कामयाब हो गया क्या? बात दिल्ली चुनावों की। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। प्रधानमंत्री क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं, वो दिल्ली का मुद्दा नहीं है, वो राष्ट्र की उसका मुद्दा है। हम अरविंद केजरीवाल से सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि वो पैसा आया कहाँ से, वो कौन सी कमीशन, कौन सी दलाली का पैसा है। आज वो मुख्यमंत्री आवास परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी था है, और उस टेम्परेरी आवास पे जनता का, टैक्स पेयर का 33 करोड़ रुपया खर्च करना कितना जायज है।
शीश महल तो भ्रष्टाचार का महल है ही। देखिए, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल भी है कि क्या मतलब दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा शीश महल बन गया है क्या? ऐसा है क्या साहब? मतलब जिसे बीजेपी कहते हैं ना भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा, क्या दिल्ली चुनाव में करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है क्या? मतलब क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार छवि पर करप्शन का टैग लगाने में कामयाब हो गई है क्या? मतलब क्योंकि अब केंद्र में एक ही मुद्दा है साहब, शीश महल, शीश महल, शीश महल। दिल्ली वाले सवाल पूछ रहे हैं, हर जगह एक ही मुद्दा शीश महल। क्या बीजेपी कामयाब हो गई क्या वो करप्शन का टैग लगाने में, कट्टर ईमानदार? मतलब ऐसे सवालों की वजह है कि इस वक्त मुख्यमंत्री पद के दावेदार अरविंद केजरीवाल, अब वैसे ये भी सवाल है साहब कि वो बन भी पाएंगे, कल को जीत भी गए तब भी तो सारी पाबंदियां हैं ही ना उन पर। लेकिन चलिए, मुख्यमंत्री पद के दावेदार अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े आरोप में घिरे हुए हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं साहब कि सादा जीवन सिर्फ उनका सियासी विचार है, ऐसे आरोप हैं। क्योंकि 300 रुपए की शर्ट पहनकर सादगी का कथित दिखावा करने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपने बंगले को आलीशान बनाने के लिए आरोपों के मुताबिक टैक्स पेयर्स से 30 से 40 करोड़ रुपए खर्च कर डाले टैक्स पेयर्स के। अब ये सच है नहीं हमें नहीं पता, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट इस पर जो है पुष्टि कर रही है। सीएजी की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में कथित शीश महल में भ्रष्टाचार की हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी अब क्या कर रही है कि पीएम का घर देखो, पीएम का घर, पीएम के घर को लेकर सवाल उठाने लगी है। लेकिन एक आरटीआई के जरिए जो प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश है, इसी दौरान एक आरटीआई सामने आई। आरटीआई से जुड़ी कुछ जानकारियां सामने आई जो मोदी की ईमानदारी पर सवाल उठाने वाले लोगों के सवाल को खत्म करती है, उनके सवालों की धार को कुंद करती है। सुनिए, आरटीआई में जानकारी मांगी गई थी कि दीपावली समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने सरकारी पैसों का इस्तेमाल किया। ये मैं किस परिप्रेक्ष्य में समझा रहा हूं इसको समझिए। ये ऐसे परिप्रेक्ष्य में समझा रहा हूं कि शीश महल के वक्त कुछ लोग मोदी की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं ना। एक आरटीआई जानकारी सामने आई, उन्हें पूछा गया साहब कि मोदी ने कितने सरकारी पैसों का जो है इस्तेमाल किया। पीएमओ ने बताया कि पिछले 10 साल में दीपावली पर प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक भी सरकारी पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ। एक भी सरकारी पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके अलावा पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री ने एक भी सरकारी रुपया अपने रिश्तेदारों पर खर्च नहीं किया। यानी मतलब आप तुलना तो साहब होगी ना। मतलब एक और नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने निजी हक में देश का एक भी पैसा खर्च नहीं किया, एक भी। ये तो आरटीआई कह रही है, मैं तो कह नहीं रहा हूं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, जिन पर आरोप है कि उन्होंने कोविड के दौरान आलीशान जिंदगी जीने के लिए लाखों के मतलब खून पसीने से जुटाए टैक्स से लाखों के पर्दे, संगमरमर, टॉयलेट वगैरह सब बनवा दिए। अब ये आरोप है, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट भी आ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल के बंगले को भव्य आलीशान बनाने के लिए कैसे करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। इस आरोप को लेकर आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री के घर पर सवाल उठा रही है। लेकिन इससे पहले पीएम पर उठाए जाने वाले कई राजनीतिक सवाल का जवाब आरटीआई की जानकारी से मिल चुका है। अभी सुनिए, अभी ये कोई नया नहीं है। कुछ वक्त पहले आरटीआई से एक और जानकारी मांगी गई थी कि प्रधानमंत्री के भोजन पर कितना सरकारी पैसा खर्च होता है। सुनते जाइएगा साहब, प्रधानमंत्री के भोजन पर। लोग पीएम के घर और पीएम पर सवाल उठा रहे हैं ना, एक आरटीआई से कई जानकारी आई। इसके जवाब में पीएमओ ने बताया कि मोदी अपने खाने का पैसा खर्च खुद उठाते हैं, क्योंकि मोदी का मानना है कि सक्षम व्यक्ति अपना खर्च खुद उठाए। वहीं बीजेपी के मुताबिक एक आरटीआई के जवाब में बताया गया कि 2017 में अरविंद केजरीवाल के दफ्तर की कैंटीन में समोसों का बिल 1 करोड़ रुपए था। एक और आरटीआई से मिली जानकारी में पता चला साहब कि मोदी ने सरकारी पैसों से कोई फोन नहीं लिया है, वो खुद का खरीदा फोन इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर आरटीआई से पता चला साहब कि 2015 से 18 तक केजरीवाल के मोबाइल का बिल ही 2.5 लाख रुपए आया। ये आरटीआई, मैं नहीं कह रहा हूं। मोदी जहां अपने मेडिकल बिल खुद भरते हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर 3 साल में सरकार 12 लाख रुपए खर्च कर चुकी है। उससे पहले आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा था साहब कि अरविंद केजरीवाल के घर पर आयोजित एक पार्टी में जो पार्टी हुई थी उसमें एक थाली का खर्च 12,000 रुपए से ज्यादा का था। ये सारे आरोप हैं। अब इसकी जांच जो है वो हर कोई कर सकता है, तो सब पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं जो है ना। वो एक और आरोप है, टीवी बाजार में 4 लाख का मिल रहा था, 10 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत दिखाई गई। इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। होने से जो एक आम आदमी की एक तस्वीर बनाते थे और जो ढोंग रखते थे कि मैं साधारण जीवन जीता हूँ, वो टूट गया है। ठीक है,
प्रधानमंत्री क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं वो दिल्ली का मुद्दा नहीं है, वो राष्ट्र की उसका मुद्दा है। हम भी उस तरीके की कोई आलीशान घर के साथ में नहीं है, लेकिन उसके कोई डिटेल हमारे पास नहीं है। लेकिन केजरीवाल को एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये जिन वायदों से आए थे और जो तस्वीर अपनी बना कर आए थे कि मैं आम आदमी हूँ, मैं साधारण जीवन जीऊँगा, मैं बंगले घर नहीं लूँगा, ये कम से कम और किसी ने नहीं किया। तो ढोंग तो आपने रचा था, सवाल आपके ढोंग पर है। इस तरीके की अनसेंसिटिव सरकार हो कि कोविड के समय में जब लोग सड़कों पे मर रहे हों तो अपने दफ्तर में बैठ के शराब नीति बना रही हो, घर जाएं तो शीश महल के लिए आर्किटेक्ट के साथ चर्चा कर रहे हों। तो ऐसी सरकार को एक भी दिन दिल्ली के लोग रखना नहीं चाहते। दिल्ली के लोग बदलाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अच्छा, एक जानकारी बहुत जरूरी है। जिस वक्त आम आदमी पार्टी पीएम के घर को लेकर सवाल उठा रही है ना, उसी वक्त पीएम के घर का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वैसे बताया जा रहा है 3 महीने पुराना है, ये चल भी रहा है वो वीडियो, जिसकी केजरीवाल के शीश महल से भी तुलना की जा रही है। दोनों वीडियो आपको साथ दिखाते हैं, देखिएगा, फर्क साफ है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, मोदी का लोक कल्याण और दूसरी तरफ आप जानते ही हैं, ये आज ये वीडियो बहुत वायरल था, हमको लगा आपको दिखाना चाहिए। मोदी का लोक कल्याण, केजरीवाल का शीश महल। आगे बढ़ेंगे। एक और बीजेपी का आरोप है साहब कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के शीश महल का मुद्दा हिंदुत्व कार्ड से छिपाने की कोशिश कर रही है। आज एक नया कार्ड चला, जाट कार्ड। कहते जाति की राजनीति मैं नहीं करता, जाति की राजनीति गलत है ना। राजनीति से जाति नहीं जाती, यही कहती थी आम आदमी पार्टी, जाति नहीं जाति। अरविंद केजरीवाल ने आज कास्ट कार्ड चला, जाट कार्ड। आरोप लगाया साहब कि केंद्र सरकार जाटों को आरक्षण देने के वादे से मुकर रही है। अरविंद केजरीवाल ने आज जाट कार्ड खेलते हुए चिट्ठी लिख दी कि जाटों को भी केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाए। इस मांग को लेकर अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक याददाश्त पर इसलिए अब कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सुनिएगा, दरअसल 2015 में ना सुप्रीम कोर्ट जाटों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के केंद्र सरकार के फैसले, केंद्र के फैसले को पलट चुकी है सुप्रीम कोर्ट। इतना ही नहीं, ये 2015 की बात कर रहा हूं मैं, अब 2024 चल रहा है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट जाटों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के केंद्र के फैसले को पलट चुकी है 15 में, अब 24 चल रहा है, 10 साल, 25 नया साल, 10 साल बाद अरविंद केजरीवाल जी चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई साहब शामिल करिए केंद्र की ओबीसी लिस्ट में। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को आरक्षण को लेकर मोदी सरकार की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी थी। मोदी सरकार ने पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की थी। देखिए फैक्ट्स ना, सच का आईना बहुत बड़ा होता है। झूठ की दुकान जितनी मर्जी चलती रहे, लेकिन सच का आईना इतना इतना पाक साफ, इतना खतरनाक होता है ना, असल चेहरा आपका दिखा देता है। मोदी सरकार शामिल नहीं कर रही है, यही आरोप लगा है, केंद्र की ओबीसी की लिस्ट में जाटों को शामिल नहीं कर रही है। साफ केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को आरक्षण को लेकर मोदी सरकार की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी थी। यह है सच। सवाल है कि 10 साल बाद अरविंद केजरीवाल को जाटों की याद क्या सिर्फ इसलिए आई क्योंकि वो शराब घोटाले से लेकर शीश महल भ्रष्टाचार मुद्दे पर घिर गए हैं, फंस गए हैं? क्या वो सिर्फ वोट के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उलट जाटों को ये इस तरह से झांसा देना चाह रहे हैं, या फिर वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि दिल्ली में जाट समुदाय की आबादी कितनी है? 10%। अब जाट समुदाय इतना भोला नहीं है साहब, वो सब समझता है ये चीजें। कल हिंदुत्व कार्ड, आज जाट कार्ड, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर में 10 पर जाट जीत हार का फैसला करते हैं। अरविंद केजरीवाल के इस चुनावी बयान को लेकर दिल्ली के पूर्व सांसद परवेश वर्मा, वो कहां चुप रहने वाले थे साहब, मैदान में आ गए। कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 साल में जाटों की भलाई के लिए कोई एक काम भी किया होता तो चुनाव से 25 दिन पहले अरविंद केजरीवाल को जाटों की याद नहीं आती। मतलब जाट कार्ड क्या उल्टा पड़ गया, सुनिए। जाटों को किसी ने सम्मान दिया है देश में, दिल्ली में, तो वो पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उन हमारे नेताओं का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी, और आज के प्रधानमंत्री जो पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। ये सब लोगों ने जाटों को सम्मान देने का बात किया है। और जो जाटों को घर में नहीं घुसने देते थे, गालियां देते हैं, देशद्रोही कहते हैं, हमारे जाट सैनिकों ने पाकिस्तान पे जाके वहां पे दुश्मनों को मारा था, और ये उन्हीं के ऊपर में सवाल उठाता था अरविंद केजरीवाल। और मेरी नजर में मैं मानता हूं दिल्ली में एक मुद्दा शाहीन बाग भी होना चाहिए। भूले नहीं है लोग,
शाहीन बाग का वो दंगा दिल्ली में जो हुआ था, जिसमें वो ताहिर हुसैन के शामिल होने के आरोप हैं, जो आम आदमी पार्टी का पार्षद था ताहिर हुसैन, भूलिएगा नहीं, मुद्दा होना चाहिए। कोर्ट में क्या हुआ है वो सुनिए। साल 2019-20 में दिल्ली के शाहीन बाग में हुआ प्रदर्शन कोई दादी नानी का प्रदर्शन नहीं था साहब, ये दादी नानी का प्रदर्शन नहीं था। पूरी प्लानिंग के तहत रची गई साजिश थी, बाहरी लोगों को इकट्ठा किया गया था। अब तो ये भी खबर आ रही है कि ये भी दावा किया जा रहा है पुलिस के हिसाब से कि घुसपैठियों से वहां पर प्रदर्शन कराया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा है। ये अभी एक और जानकारी मिली है कि ये भी बताया गया कोर्ट में पुलिस की तरफ से कि घुसपैठियों का भी इस्तेमाल किया गया शाहीन बाग में, घुसपैठियों का। ये दादी नानी का प्रदर्शन नहीं था। दिल्ली पुलिस का बयान है, हाई कोर्ट के सामने दिया है। पुलिस ने बयान दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज करने की मांग उठाते हुए कही। बताएंगे कि 2 जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ कोर्ट में, जानना चाहिए साहब। दिल्ली दंगा कोई भूल नहीं सकता है, खौफनाक मंजर। क्या सवाल किए, क्या हुआ, लेकिन शाहीन बाग पर दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में क्या कुछ कहा, आपको वो बताते हैं। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में बताया साहब कि शाहीन बाग में हुआ प्रदर्शन कोई दादी नानी का प्रदर्शन नहीं था, जो महिलाओं को आगे कर दिया जाता है ना, कोई दादी या नानी वहां पर आ गई हक की आवाज, नहीं साहब ऐसा नहीं। बल्कि कॉन्स्पिरेसी के तहत बाहरी लोगों को इकट्ठा करके साजिशन एक प्रदर्शन को खड़ा किया गया, घुसपैठियों का भी इस्तेमाल किया गया। शर्जील इमाम और आसिफ मुश्तबा इसके मास्टरमाइंड थे पुलिस के हिसाब से। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के लिए बाहर से लोगों को लाया गया था। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि इस साजिश के दौरान कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, सीक्रेट मीटिंग के जरिए हिंसा फैलाने और चक्का जाम की योजना बनाई गई। पुलिस ने ट्रंप के दौरे के दौरान हिंसा भड़काने का भी आरोप लगाया। याद करिए, वो भूला नहीं है, ट्रंप आने वाले थे उससे पहले ये सब। यही नहीं, इस दौरान पुलिस की तरफ से कोर्ट में कई चैट्स और वीडियो सबूत भी दिखाए गए, जिसमें वो चैट भी शामिल था जिसमें स्थानीय लोगों ने शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन का विरोध किया था। शाहीन बाग में रह रहे लोगों ने विरोध किया कि ये सब क्या हो रहा है साहब, ये बाहर से लोगों को उठाकर घुसपैठियों को यहां पर बैठा दिया। दादी नानी कोई दादी नानी का प्रदर्शन नहीं था, ये पुलिस के हिसाब से। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस दौरान दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन, मैं क्यों कह रहा हूं ये एक मुद्दा होना चाहिए, ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद, दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन का भी जिक्र किया। कोर्ट को बताया कि इस प्रदर्शन के जरिए उसने काले धन को सफेद किया। ताहिर हुसैन ने, मैं नहीं, पुलिस कह रही है। आज सुनवाई के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने दिल्ली में दंगों का बांग्लादेशी कनेक्शन भी कोर्ट को बता दिया साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है ये मत भूलिएगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शाहीन बाग के प्रदर्शन में बांग्लादेशियों को बुलाया गया था, घुसपैठी बांग्लादेशी घुसपैठियों को, जहां से घुसपैठियों को जाफराबाद में प्रदर्शन के लिए लाया गया। यही नहीं, इन बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगे कराए गए। वही समझ नहीं आ रहा था साहब, इतना खौफनाक, भयावह, खतरनाक दंगा, 50 से ज्यादा, 56 शायद संभवतः अगर मैं गलत नहीं हूं, 50 से ज्यादा लोगों की निर्मम हत्या, दिलबर नेगी, ये सारे हिंदू विरोधी दंगा, ये सब कुछ हुआ। कोई दिल्ली वाला इसमें सारे घुसपैठी है बाहरी, और यहां का लोकल सपोर्ट था। पुलिस के मुताबिक बांग्लादेशी घुसपैठियों को तैयार करने में आरोपी उमर खालिद की प्रमुख भूमिका थी। उमर खालिद, ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इससे जुड़े दस्तावेज भी कोर्ट में पेश किए। साहब कागज दिखाए, ये क्यों बैठ गए थे, कागज नहीं दिखाएंगे, सीए के नाम पर बैठे थे ना, लेकिन कोर्ट में तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कागज दिखा दिए, दस्तावेज कोर्ट में प्रोड्यूस किए। तकनीकी वजह से बताया जाए कि सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर थे, लेकिन कोर्ट ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को संक्षिप्त नोटिस बनाने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख तय कर दी। दरअसल स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने यह बातें कोर्ट के उस सवाल के जवाब में दी जिसमें कोर्ट ने पूछा था कि क्या सिर्फ प्रदर्शन का आयोजन करना ही यूएपीए लगाने के लिए पर्याप्त है। कोर्ट ने पूछा, क्या सिर्फ प्रदर्शन का आयोजन करना ही यूएपीए लगाने के लिए पर्याप्त है या आरोपियों की हिंसा भड़काने में कोई भूमिका थी। कोर्ट ने पूछा। पुलिस ने इस दौरान कोर्ट को बताया कि शाहीन बाग में प्रदर्शन सिर्फ दिखावे के लिए किया गया था, उसका मकसद सामूहिक हिंसा करना था। पुलिस ने इससे जुड़े कई सबूत कोर्ट में पेश किए। दरअसल 2019 में सीए और एनआरसी के खिलाफ देश भर में कई प्रदर्शन हुए, लेकिन दिल्ली का शाहीन बाग उसके केंद्र में था।
दिल्ली के शाहीन बाग में दिसंबर 2019 को महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू किया था। मैं एक बार जल्दी से आपको याद दिला देता हूं। शाहीन बाग के इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई थी। एक सड़क को ब्लॉक कर दिया गया था, वहां कोई घुस नहीं सकता था। विपक्षी दल के नेता भी शाहीन बाग पहुंचे और प्रदर्शन का समर्थन किया। और उसके बाद अब ये पुलिस की तरफ से बताया जा रहा साहब कि घुसपैठियों को बुलाया गया था। ये कोई दादी नानी का प्रदर्शन नहीं था। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। इंडी गठबंधन की अब बात करना जरूरी है, जिसका औपचारिक दी एंड हो चुका है। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहां तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पे था। के बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अलायंस सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है, इलेक्शन अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए और भारत से ये नफरत निकालने के लिए भी है। ये इंडी अलायंस नो मिशन नो विजन, केवल अपना अपना एम्बिशन और कंफ्यूजन है, और ये एम्बिशन और कंफ्यूजन के चलते क्योंकि कांग्रेस परजीवी है। इंडिया गठबंधन का वजूद बिहार में समाप्ति के कगार पर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी है तो कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए था, लेकिन आज कांग्रेस विरोध में खड़ी है और वोट काट रही है। सबको पता है कि बैठना इनको विपक्ष में है, क्योंकि दिल्ली की जनता विकास को चुनना चाहती है, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को चुनना चाहती है। देखिए, आज आखिरकार आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आधिकारिक ऑफिशियली इंडिया अलायंस के अंत की घोषणा कर दी गई है। कल आरजेडी के तेजस्वी यादव ने, तो आज खुद कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने इंडी के दी एंड का ऐलान कर दिया कि गठबंधन से लोकसभा चुनाव के लिए बना था साहब। दरअसल कांग्रेस को ना इंडी की इतिश्री का ऐलान मतलब अंत का ऐलान इसलिए भी करना पड़ रहा है साहब, क्योंकि कोई अलायंस ही करने को तैयार ही नहीं कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के पास ऑप्शन ही क्या बचा है। महाराष्ट्र हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार के बाद वैसे भी अलग अलग राज्यों में जिस तरह से सहयोगी कांग्रेस से हाथ छुड़ा रहे हैं, कांग्रेस का हाथ पकड़ने के लिए कोई भी सहयोगी तैयार नहीं है। उसके बाद कांग्रेस के पास इंडी के दी एंड का अनाउंसमेंट करने के अलावा कोई दूसरा चारा भी शायद नहीं बचा था। पहले आप दिल्ली चुनावों से पहले इंडी की समाप्ति के ऐलान वाले ये दो बयान मैं आपको सुनाता हूं, फिर आपको इसकी इनसाइड स्टोरी में आपको सुनाऊंगा। सुनाइए साहब। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहां तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ पे लोकसभा चुनाव के लिए था गठबंधन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पे था। अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठे लड़ना है या अलग है। आप सोचिए, ये तो दिल्ली वाले सोच रहे होंगे अच्छा हुआ अभी पता लग गया, कल को मिलकर चुनाव लड़ लेते, बाद में आपस में लड़ते रहते तो दिल्ली वालों के साथ धोखा होता ना। ये तो अच्छा है पहले पता लग गया दिल्ली वालों के साथ कि ये तो आपस में है ही नहीं। बाद में पता लगता तो इससे पहले झारखंड, फिर यूपी के बाद झारखंड, यूपी, और अब दिल्ली में कोई भी सहयोगी कांग्रेस का कमजोर हाथ थामने के मूड में नहीं दिख रहा। पता नहीं क्यों, कांग्रेस से क्या एलर्जी होगी सबको। खासकर दिल्ली में भी गठबंधन के सभी सहयोगी ने कांग्रेस की बजाय केजरीवाल के समर्थन का ऐलान कर दिया। केजरीवाल मंजूर है, कांग्रेस ने, ममता बनर्जी, उद्धव गुट, समाजवादी पार्टी, सभी दल कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल के साथ मैदान में उतर चुके हैं। सबको मतलब राहुल से प्रॉब्लम है। कांग्रेस कह रही है गठबंधन खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है साहब, गठबंधन तो है। जी हां, गठबंधन है। गठबंधन से कांग्रेस आउट कर दी गई है शायद। ऐसा नहीं है गठबंधन खत्म, गठबंधन है, कांग्रेस आउट कर दी गई। अब कांग्रेस बनाम गठबंधन हो गया है, कांग्रेस बनाम गठबंधन वाली स्थिति। दिल्ली चुनाव को लेकर गठबंधन के जिन दलों ने अभी खुलकर केजरीवाल का साथ भी नहीं दिया है, वो भी गठबंधन की स्थिति को लेकर थोड़े कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। सुनिए। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि जो साथ के दल हैं, और कृपया उसको क्षेत्रीय पार्टी न कहा जाए, ये सभी दल हैं,
जो मिल करके इंडिया ब्लॉक को बनाते हैं। और ऐसे में जो जहां पर है उसको उतना वहां पर अहमियत मिलनी चाहिए। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी है तो कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए था, लेकिन आज कांग्रेस साहब यहीं तक नहीं, अब जो बयान सुना रहा हूं आप हैरान हो जाएंगे। कांग्रेस के नेता भी केजरीवाल की जीत की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को पता नहीं क्या बद्दुआ दे रहे हैं। सुनाइए साहब। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रेम में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ बैठ के शायद दिल्ली में क्या हो रहा है उसके बारे में ज्यादा कहना मुश्किल होगा। विपक्ष है हमारे लिए।